नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। महर्षि अगस्त्य को कितना जानते हैं हम? भारतीय ऋषि परंपरा में कोई भी अगस्त्य जैसा रहस्यमयी नहीं। वे इतने अधिक रुचिकर, असाधारण और विवादित हैं कि उनकी विवेचना करते हुए सत्य, असत्य, मिथक, इतिहास सबका घालमेल हो जाता है। उनका उल्लेख इतने विस्तृत फलक में प्राप्त होता है कि अगस्त्य संबोधन एक ही व्यक्ति का हो मानना कठिन हो जाता है। वे वेदों में हैं, महाकाव्यों में हैं, यहां तक कि दक्षिण भारत के महान संगम साहित्य से भी संबद्ध हैं। वे अध्येता हैं, शास्त्रों के रचयिता हैं, व्याकरण ग्रंथों के रचनाकार हैं, अस्त्रों शस्त्रों के ज्ञाता हैं, युद्धों के रणनीतिकार हैं, वैज्ञानिक हैं, यहां तक कि अनेक साहित्यिक सम्मेलनों के अध्यक्ष भी हैं। क्या अगस्त्य एक पूरी परंपरा का नाम है? पहले महर्षि अगस्त्य की चर्चा करते हैं, जिनके विषय में जितने मुंह उतनी ही बातें सुनी जा सकती हैं। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी में हुआ। कर्म भूमि का बड़ा भाग दक्षिणी भारत में केंद्रित था, जहां वे अगत्यार नाम से पहचाने जाते हैं। कतिपय कविताएं उनके जन्म को पिता मित्र वरुण तथा माता उर्वशी के संयोग से उत्पन्न मानती हैं, तो कतिपय संदर्भ के अनुरूप पुलस्त्य ऋषि को महर्षि अगस्त्य का पिता कहा गया है। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा कहा जाता है। उन्होंने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 से 191 तक के सूक्तों की रचना की है। यह वैदिक ऋषि हिमालय से सागर पर्यंत तक की सांस्कृतिक एकता का सूत्र कैसे बन गया? क्षेत्रीयता, भाषावादिता और इसी तरह की अन्य कुंठा से ग्रसित मानसिकताओं को उन महर्षि अगस्त्य के विषय में अवश्य जानना चाहिए, जो सदियों से एक सूत्र में बंधे समग्र भारतवर्ष के प्रतीक माने जा सकते हैं। महर्षि अगस्त्य के संपूर्ण भारतवर्ष में आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है, अर्थात देश के उत्तर, मध्य तथा दक्षिण का हिस्सा। महर्षि अगस्त्य की जावा सुमात्रा में भी पूजा की जाती है। महर्षि अगस्त्य से जुड़ा सबसे रुचिकर वृतांत वह कविता तत्व है जिसके माध्यम से उनके दक्षिण भारत आगमन की जानकारी मिलती है। अनुश्रुति है कि विंध्य पर्वत लगातार अपना आकार बढ़ा रहा था। उसने सूर्य के परिभ्रमण का रास्ता अवरोधित कर दिया था। तब महर्षि अगस्त्य ने युक्ति पूर्वक दक्षिणापथ जाने का निश्चय किया। विंध्याचल ने दक्षिण की ओर जाते महर्षि को झुक कर प्रणाम किया। महर्षि ने पर्वत को उसी तरह झुके रहने के लिए कहा जब तक वे लौटकर नहीं आ जाते। फिर महर्षि अगस्त्य कभी उत्तरापथ वापस नहीं लौटे। यह समूची बात बिंबों में कही गई है। इसका निहितार्थ इतना ही कि दुर्गम पहाड़ियों को अपने श्रम सामर्थ्य से झुकाकर महर्षि ने दक्षिणापथ का रुख किया और उसे ही अपनी कर्मस्थली बना लिया। वे महर्षि अगस्त्य हैं जिनके विषय में प्राचीन कविताएं बिंब प्रयोग लाती हैं कि देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने समुद्र को पी लिया था। भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय, जिनको दक्षिण में मुरुगन कहते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट कलरी पायट्टू की दक्षिण शैली वर्मक्कलय के रचयिता के तौर पर जाना जाता है। यह फॉर्म केरल में आज भी सिखाया जाता है। स्वयं मुरुगन ने यह कला महर्षि अगस्त्य को सिखाई थी, जिसे उन्होंने अपने अनुयायियों में प्रचारित किया, इस पर रचनाएं लिखी। महर्षि अगस्त्य दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के भी जनक माने जाते हैं। वे अस्त्र शस्त्रों के अन्वेषक और निर्माता भी थे। महाकाव्य रामायण के अनुसार महर्षि अगस्त्य ही श्री राम को अनेक दिव्यास्त्र और कवच प्रदान करते हैं। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध नदी है कावेरी। अनुश्रुति है कि वह कावेरा नाम के एक साधु की पुत्री थी, जिनका विवाह महर्षि अगस्त्य से हुआ। इसके अतिरिक्त लोपामुद्रा, जिन्हें महर्षि अगस्त्य की विवादित पत्नी कहा जाता है, उल्लेख आवश्यक है।
महाभारत में वर्णित है अगस्त्य लोपामुद्रा के संबंधों की कथा। वृतांत है कि पितरों की शांति के लिए संसार से विरक्त ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश की बाध्यता हुई। जब उन्हें अपने योग्य कन्या कहीं न मिली, तब उन्होंने अनेक जीव जंतुओं के उत्तम अंगों के प्रयोग द्वारा स्त्री का निर्माण किया। अगस्त्य ने यह निर्मिति विदर्भ के राजा को दे दी, जो निः संतान थे। विदर्भ राज ने कन्या को अपनी पुत्री का स्थान दिया, लोपामुद्रा नामकरण किया। वह युवती हुई तब महर्षि अगस्त्य ने पत्नी के रूप में पाने के लिए उसके पिता विदर्भ राज से याचना की। लोपामुद्रा की सहमति से विवाह हुआ। लोपामुद्रा की मुखरता और विद्वत्ता की अनेक कहानियां चर्चित हैं। लोपामुद्रा ने ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं की रचना भी की है। यह विषय महत्व का है और लोपामुद्रा पर अलग से और विस्तार से हम बात करेंगे। अतः वर्तमान विमर्श को महर्षि अगस्त्य के योगदानों तक ही सीमित रखते हैं। विज्ञान को ऋषि अगस्त्य के योगदान की चर्चा के लिए अगस्त्य संहिता महत्वपूर्ण है, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से विद्युत उत्पादन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से संबंधित जानकारियां दस्तावेजीकृत हैं। आरंभिक वैमानिकी पर भी महर्षि अगस्त्य की दृष्टि रही है तथा उन्होंने वैमानिक तकनीकों का भी अपनी कृति में उल्लेख किया है। संहिता वायु पूर्ण वस्त्रों अर्थात ऐसे वस्त्र जिनमें हाइड्रोजन भरकर उड़ान भरी जा सकती थी की निर्मिति पर भी प्रकाश डालती है। यहां तक तो ठीक, परंतु संगम साहित्य की चर्चा महर्षि अगस्त्य के बिना अधूरी रह जाती है। कविता तत्वों और बिंबों में उलझी मानसिकताओं के लिए अगस्त्य मिथक हैं, लेकिन सिलसिलेवार इतिहास पर दृष्टि डालने वाले कदाचित अगस्त्य के दक्षिण भारत को दिए गए योगदान को कभी भुला नहीं सकते। इसके लिए पहले पूर्वाग्रहों को परे कीजिए, कविताओं के निहितार्थ निकालिए, बिंबों के सही अन्वेषण कीजिए। इसके साथ ही इतिहास के प्रामाणिक घटनाक्रमों से मिलान कीजिए, तभी महर्षि अगस्त्य की सही विवेचना संभव हो सकेगी। इसी आलोक में संगम साहित्य की उन दो संगतियों की चर्चा करते हैं जिनकी अध्यक्षता महर्षि अगस्त्य ने की थी। संज्ञान में लें कि संगम साहित्य के उद्धरणों से ही आरंभिक चोल, चेर और पांड्य राजाओं की ऐतिहासिकता संकलित की गई है। संगम साहित्य के रूप में प्राचीनतम तमिल ग्रंथ संग्रहित हैं। वस्तुतः तमिल कवियों, आचार्यों, ज्योतिषियों और विद्वानों की परिषद को संगम कहा जाता था। प्राचीन समयों में आयोजित हुए 3 संगमों अथवा परिषदों की जानकारी मिलती है। इन परिषदों की संस्तुति से प्रकाशित रचनाओं द्वारा उस कालखंड की व्यापक तस्वीर सामने आ जाती है। संगमों का गठन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। प्रत्येक लेखक अथवा कवि जो रचना को प्रकाशित करवाना चाहता था, अपनी पांडुलिपि इस परिषद के समक्ष प्रस्तुत करता। परिषद की संस्तुति के पश्चात उसे प्रकाशित किया जाता था। प्रबल मान्यता है कि महर्षि अगस्त्य प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। यह साहित्यिक संगति पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरई में आयोजित की गई थी। इस आयोजन के संरक्षक 79 पांड्य राजा थे, जबकि संगति में 549 सदस्यों की सहभागिता थी। प्रथम संगम के द्वारा 4499 लेखकों की रचनाओं को प्रकाशन की अनुमति दी गई थी, जिनमें अक्कतियम, परिपदाल, मुद्रनारय, मुदुकुरुक तथा कलरियाविरय जैसे मानक ग्रंथ प्रकाशित हुए। दुर्भाग्य से आज सभी अप्राप्य हैं। मान्यता है कि प्रथम संगति की कार्यावधि 4400 वर्षों की थी। मदुरई के समुद्र में डूब जाने के साथ ही प्रथम संगम का अवसान हो गया। प्रतीत होता है कि 59 पांड्य शासकों के संरक्षण में कपाटपुरम अथवा अलैवे में संपन्न दूसरे संगम का आरंभ प्रथम संगम के समानांतर ही हो गया था। द्वितीय संगम के अध्यक्ष भी महर्षि अगस्त्य थे। कालांतर में उनके शिष्य तोल्काप्पियर ने इस परिषद की अध्यक्षता की। द्वितीय संगम में 49 सदस्यों की सहभागिता थी।
कुरुंगोलिमोस, इरुंदयुर, वेलूर कप्पिन आदि इनमें उपस्थित प्रमुख विद्वान हैं। परिषद द्वारा 3700 पांडुलिपियों के प्रकाशन की अनुमति दी गई, जिनमें अकत्यम, तोलकप्पियम, मापुराणम, इसैनुक्कम, भूतपुराणम, कलिकुरुकु, वेनद्दाली एवं व्यालमालय प्रमुख हैं। द्वितीय संगम काल के स्थापित ग्रंथागार में 8149 ग्रंथ उपस्थित थे। माना जाता है कि दूसरा संगम 3700 वर्षों तक चला था। मदुरई की भांति कपाटपुरम नगरी भी समुद्र में विलीन हो गई, जिसके साथ यह संगम समाप्त हो गया। संगम साहित्य पर विस्तार से पुनः किसी प्रस्तुति में चर्चा करूंगा। उपसंहार में कहना चाहता हूं कि मुहावरे और लोकोक्तियों के बनने के पीछे भी कोई ना कोई घटना छिपी होती है। यही बात उन दृष्टांतों, अनुश्रुतियों पर भी लागू होती है जिन्हें मिथक कहकर परे धकेल दिया गया है। महर्षि अगस्त्य पर आकर तो मिथक और इतिहास दोनों ही उसी तरह घुल मिल जाते हैं जैसे क्षितिज पर जमीन और आसमान। महर्षि अगस्त्य को ऐसे ही सप्तर्षियों में से एक नहीं माना गया है। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भों के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।